नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो होने वाला है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि एक टॉपिक है बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमिस्टर के सिलेबस का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है शुभम रॉय, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, रंगापरा कॉलेज। तो दोस्तों, मैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि आप सभी को हेल्प करेगा सेल स्ट्रक्चर जब एग्जाम में आए तो बनाने के लिए। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक्चुअली इट्स ए सेल वॉल, बट फर्स्ट हम बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस नहीं करते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ रहते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं ये राइट साइड में बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर बनाऊंगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्मा क्या होता है। साइटोप्लाज्मा आप सभी को मैं बता दूं, साइटोप्लाज्मा जो होता है ये आपके बैक्टीरियल सेल, जिसे हम प्रोकैरियोट इन नेचर भी कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं मैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में भी पाया जाता है साइटोप्लाज्मा, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये साइटोप्लाज्मा होता क्या है? एक्चुअली इट्स ए जेल लाइक मैट्रिक्स। पहला पॉइंट है, ये है जेल लाइक मैट्रिक्स जैसा होता है, और यहां पर आपके 4 to 5 आपका वाटर कंटेंट होता है। मतलब कि आपका पानी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है साइटोप्लाज्मा में। ये साइटोप्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि कोई भी तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए दरकार होते हैं। तब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तब बैक्टीरिया के सेल के अंदर बहुत प्रकार के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वेस्ट पाए जाते हैं और गैसेस पाए जाते हैं, और बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं क्या क्या सेल स्ट्रक्चर है। जैसा कि सेल स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका राइबोसोम्स, एक क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड, ये याद रखिएगा। सो आपके साइटोप्लाज्मा में एंजाइम्स, जो कि केमिकल रिएक्शन में जरूरी होता है, न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरत होता है, वेस्ट एंड गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और उसी तरह याद रखिएगा, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में आपके न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, जिसे हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम रहता है, इसी के लिए मैंने ए क्रोमोसोम लिखा। और उसी के साथ एक एडिशनल छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिटेल्स देखेंगे। तो पता चल गया आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है। आपका पहला जो मैं एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो पाया जाता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है आप सभी को पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होने वाला है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता क्या है? न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, जहां पर जैसे कि पकड़ लीजिए, ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के ये पर्टिकुलर जगह पर आपका जो सर्कुलर मेन क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये पर्टिकुलर जगह जहां पर आपका डीएनए पाया जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ए रीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा वेयर क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। बेसिकली न्यूक्लियोइड किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड नहीं होता। तो हम यहां पर लिख लेंगे, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। देयर इज नो membrane
बाउंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियट क्या होता है? रीजन होता है जहां पर क्रोमोसोम रहता है, वहां पर किसी प्रकार के न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। तो नेक्स्ट जो चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोटीन एंड आरएनए स्ट्रक्चर, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है, एबंडेंटली पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं 70S राइबोसोम। तो 70 तो आपका न्यूमेरिकल एक वैल्यू है, S डिनोट करता है आपका सवेट वर्ज। मैं लिख देता हूं मैं, S डिनोट फॉर सवेट वर्ज। ये सवेट वर्ज क्या होता है मैं बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं जो राइबोसोम होता है ये होता है आपका प्रोटीन और आरएनए का एक एसोसिएशन, जो कि यूज होता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्या चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो बेसिकली राइबोसोम बनता है दो सब यूनिट से, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है लार्जर सब यूनिट। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्मॉलर सब यूनिट है उसे हम कहेंगे 30S। क्या कहेंगे हम इसे? 30S। मतलब 30 तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, S डिनोट करेगा सवेट वर्ज को। उसी प्रकार से लार्जर सब यूनिट को कहेंगे हम 50S। सो ये दोनों को मिलाकर हम कहेंगे 70S। एक्चुअली 80S होना चाहिए, बट इसे हम 70S कहते हैं। इसका एक रीजन है, अगर आप सभी को इसके बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए, इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। और राइबोसोम सिंगली एक साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, या ये एक चेन भी बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर। सो इसे हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीराइबोसोमिक स्टेज, पॉलीराइबोसोम। तो बेसिकली ये एस सवेट वर्ज डिनोट करता है सेडिमेंटेशन रेट को। तो राइबोसोम का साइज को डिटरमाइन करने के लिए सेडिमेंटेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं और उसका वैल्यू दिया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट 30S होता है और लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन रेट 50S होता है, और दोनों मिला के 70S होते हैं। एक्चुअली आप सोचते होंगे कि 50 + 30 होना चाहिए 80, बट 70 क्यों होता है? इसका एक रीजन है। अगर जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, और यहाँ पर बहुत कुछ अभी डिस्कस करना बाकी है। नेक्स्ट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं ये है प्लाज्मिड। पहले मैं पॉलीराइबोसोम यहाँ में बना देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मैं यहाँ लिख दूंगा। यह है पॉलीराइबोसोम और यह है राइबोसोम। यह है पॉलीराइबोसोम। सो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक सर्कुलर स्मॉल डीएनए जो कि साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक स्ट्रक्चर। सिंस ये जो क्रोमोसोम है, जो मेन क्रोमोसोम है, इसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल डीएनए, या क्रोमोसोमल डीएनए के बाद जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक डीएनए। सो ये भी सर्कुलर इन नेचर होता है, ये भी सर्कुलर होता है। और ये जो प्लाज्मिड पाया जाता है ये हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, कुछ स्ट्रेन में पाया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी होगा कि हर बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड पाया जाए, वैसा नहीं। सो ये प्लाज्मिड का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक्चुअली ये प्लाज्मिड ऐसे प्रकार के जीन कैरी करते हैं जो कि सहाय करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद हेवी मेटल रेजिस्टेंस
और विरुलेंस फैक्टर बढ़ा देता है, विरुलेंस फैक्टर। सो आप सभी को मैं बता दूं, कोई भी बैक्टीरिया अगर ज्यादा पैथोजेनिक हो तो हम उसे कहेंगे विरुलेंट। तो अगर प्लाज्मिड कोई भी बैक्टीरिया में पाया जाए तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो बैक्टीरिया ज्यादा विरुलेंट होगा अगर ही वो पैथोजेनिक हो। तो अगर पैथोजेनिक हो और उसमें प्लाज्मिड पाया जाए तो दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है, विरुलेंट होता है, डेंजरस होता है किसी भी प्लांट और एनिमल के लिए। नेक्स्ट जो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लैजिला। सो फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के आता है। तो बेसिकली फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये होता है बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए दरकार। तो लोकोमोशन होता क्या है, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसे हम कहेंगे कि वो बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लोकोमोशन कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। तो लोकोमोशन के लिए जैसे कि इंसान के पास अपना पैर होता है, कोई भी जानवर के साथ वो जानवर हो तो उनका लिम्स काम आता है लोकोमोशन के लिए, उसी प्रकार बैक्टीरिया को मूवमेंट करने के लिए ये फ्लैजिला सहाय करता है। सो बेसिकली ये फ्लैजिला किस किस वक्त जरूरत होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ये फ्लैजिला यूज होता है टू मूव टुवर्ड न्यूट्रिएंट, टू मूव टुवर्ड न्यूट्रिएंट्स। सो ये जब भी कोई भी फूड मटेरियल डिटरमाइन कर पाए या फाइंड आउट कर पाए कि आसपास है तो वो ये फ्लैजिला को यूज करके वो न्यूट्रिएंट की तरफ मूव कर सकता है, या इट कैन मूव अवे फ्रॉम द केमिकल हैजार्ड्स और केमिकल टॉक्सिक केमिकल, मूव्स अवे फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल, मूव्स अवे फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल। सो टॉक्सिक केमिकल्स से भी दूर जा सकता है, या आप कह सकते हो हेवी मेटल। अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, अगर ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है सो इसे चाहिए होगा लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इफ इट इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इट ऑल्सो मूव टुवर्ड लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ओके, सो इसे हम लिख देते हैं, ये है फ्लैजिला। उसके बाद फ्लैजिला कितने प्रकार के होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला में अगर हम देखें, कोई भी बैक्टीरिया में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरिया बना लिया है। सो अगर एक बैक्टीरिया के एक एंड में सिर्फ एक ही फ्लैजिला रहे तो हम इसे कहेंगे मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस फ्लैजिला या मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। अगर कोई भी एक बैक्टीरिया हो, उसके दो पोल में दो फ्लैजिला हो, यहां देख सकते हैं आप दोस्तों, यहां पर दो फ्लैजिला, एक नॉर्थ पोल या आप कह सकते हो एक ईस्ट और एक वेस्ट में दो आपके फ्लैजिला है, तो इसे हम कहेंगे एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस। और इसे हम बाइपोलर भी कहते हैं, बाइपोलर। और कभी कभी हम बैक्टीरिया सेल में देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से मल्टीपल फ्लैजिला इमर्ज आउट होता है। ऐसा कंडीशन अगर आप सभी को देखने को मिले तो इसे हम कहेंगे लोफोट्रिकस, लोफोट्रिकस। ठीक है। और कभी कभी बैक्टीरिया के फुल बॉडी सरफेस में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो जब भी आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल के सरफेस में अगर बहुत सारे मल्टीपल फ्लैजिला देखते हो तो इसे हम कहेंगे पेरीट्राइकस। क्या कहेंगे इसे हम? पेरीट्राइकस। ठीक है, हम कहेंगे PERITRICHOUS, पेरीट्रिकस। ठीक है, पेरीट्रिकस। तो दोस्तों हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ फ्लैजिला। सो जब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन,
सो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन आपके ऑन व्हाट बेसिस होने वाला है ये दिखाता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला यूज किया जाए फॉर द मूवमेंट टुवर्ड द केमिकल और अगेंस्ट द केमिकल, तो उसे हम कहेंगे केमोटेक्सिस। क्या कहेंगे हम? केमोटेक्सिस बैक्टीरिया। तो केमोटेक्सिस बैक्टीरिया कौन होते हैं? ये स्विम करने के लिए सहाय करते हैं ये फ्लैजिला। केमिकल, अगर फेवरेबल केमिकल हो जिसे यूज कर पाए बैक्टीरिया, तो उसके मूवमेंट टुवर्ड, इट विल मूव टुवर्ड द केमिकल। अगर हार्मफुल केमिकल हो, इट विल मूव अवे फ्रॉम द केमिकल। सो ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है वो प्रोपेलर की तरह होता है। प्रोपेलर क्या होता है एक्चुअली? कोई भी शिप के नीचे पानी को घुमाने के लिए या पानी के मूवमेंट को करने के लिए एक प्रोपेलर स्ट्रक्चर होता है जो कि शिप में पाया जाता है। उसी प्रकार से ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट ये स्विंगिंग टाइप होता है और ये मूव करता है। और अगर कहीं जगह पर रुकना हो तो फ्लैजिला का मूवमेंट इस तरह से होता है। ये टंबल मूवमेंट कहते हैं हम। टंबल, स्विमिंग एंड टंबल दोनों मूवमेंट को ये यूज कर ये अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, आगे की तरफ भी जाता है या पीछे की तरफ भी जाता है। अगर बैक्टीरिया फ्लैजिला को यूज करे फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और इट यूजेस द फ्लैजिला टू मूव टुवर्ड द लाइट, तब इसे हम कहेंगे फोटोटेक्सिस। क्या कहेंगे हम? फोटो, PHOTOTAXIS, फोटोटेक्सिस। हम कहेंगे फोटो, PHOTOTAXIS, फोटोटेक्सिस। और अगर कोई भी बैक्टीरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने का कैपेसिटी होता है, तो उनके बॉडी के अंदर में कुछ फेरिक ऑक्साइड आयोन्स भी पाए जाते हैं जो कि सहाय करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो मूव करने के लिए। तो फ्लैजिला अगर यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने के लिए, उसे हम कहेंगे मैग्नेटोटेक्सिस। क्या कहेंगे हम? मैग्नेटोटेक्सिस। नेक्स्ट जो कि हम डिस्कस करने वाला है वो है पिलाई और फिम्ब्राई। सो पिलाई और फिम्ब्राई स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके सेल सरफेस से इमर्ज आउट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सेल सरफेस में पूरा सेल जो सरफेस है, यहाँ पर आपको पिलाई देखने को मिलेगा। पिलाई को हम फिम्ब्राई कह के भी बुला सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। अभी हम डिस्कस करेंगे पिलाई या फिम्ब्राई का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली कोई भी सेल एक ऑर्गेनिज्म में अगर होता हो, अगर एक सेल पैथोजेनिक सेल है तो वो कोई भी प्लांट या एनिमल के अंदर ही रहेगा। तो अगर अंदर रहेगा तो वो जिस प्लांट या एनिमल के अंदर रहेगा उसे हम कहेंगे होस्ट। तो होस्ट सेल के साथ अटैच होकर रहना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो पिलाई होता है या फिम्ब्राई होता है, ये सेल अटैचमेंट के लिए जरूरी होता है। मेन पर्पस होता है सेल अटैचमेंट। तो मैं यहाँ में फिम्ब्राई या पिलाई का मैं फंक्शन लिख लेता हूं। सबसे पहला सेल अटैचमेंट, सेल अटैचमेंट। दूसरा बात, इसे सेक्स पिलाई भी कहते हैं। क्यों? जैसे कि आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट बैक्टीरिया में एक प्रकार का स्यूडो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं, वो होता है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 प्रकार के होते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर पिलाई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बट जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो एक पार्ट है जिसे हम कहेंगे हम कॉन्जुगेशन में आपके फिम्ब्राई या पिलाई का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी एक सेल
दूसरे सेल से फिजिकली जब अटैच हो तो उसे हम थ्रू पिलाई या फिम्ब्रियाई ही कर पाएंगे। तो ये पिलाई या फिम्ब्रियाई जो फिजिकल अटैचमेंट के लिए जरूरत होता है, इसी की वजह से इसे हम सेक्स पिलाई कहते हैं, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या कॉन्जुगेशन में बहुत ज्यादा जरूरत होता है। और ये कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया में अगर ना हो तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये चीज याद रखिए। दोस्तों, मैंने सेल वॉल यहाँ पर बनाया है जस्ट, आप सभी को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा वीडियो। तो बेसिकली सेल वॉल होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, तो इसी की वजह से मैंने एक्स्ट्रा से बनाना पड़ा अभी। तो सेल वॉल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम क्लासिफाई करते हैं, पहला तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक को कहते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं थ्रू वन एक्सपेरिमेंट या थ्रू प्रैक्टिकल, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो एक प्रकार का स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट, जो अगर बैक्टीरिया रिटेन कर दे तो उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर रिटेन ना कर पाए तो उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से करते हैं और किस तरह से बैक्टीरिया कोई भी स्टेनिंग को रिटेन करता है। तो एक चीज याद रखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्टेन को रिटेन कर पाता है, उसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अलग होता है। किस तरह से? आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वहां पर जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, वो पाया जाता है 60 to 90%। 60 to 90% आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होगा। उसी की वजह से जो स्टेन बैक्टीरिया में दिया जाता है क्रिस्टल वायलेट, वो स्टेन सेल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाता। तो उसी की वजह से एक्चुअली होता है, और डिटेल्स में मैं बताऊंगा कोई और वीडियो में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 60 to 90% पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रहता है आपका 10 to 20%। ये चीज को याद रखिए, 10 से 20% आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, सो ये है सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल बैक्टीरिया के रिजिड स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत जरूरत होता है, सेल के प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरत होता है। जो लास्ट सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। सो इंक्लूजन बॉडी आपके साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स होता है या आपके वेसिकल्स होते हैं, छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेसिकल की तरह दिखने को होते हैं। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूं, इसे हम कहेंगे वेसिकल्स या ग्रेन्यूल्स। यहां पर लिख देता हूं मैं ग्रेन्यूल्स। सो ये ग्रेन्यूल्स एंड वेसिकल्स होते क्या है मैं बता दूं। इंक्लूजन बॉडी में आ जाते हैं ग्रेन्यूल्स। सो ग्रेन्यूल्स आपके छोटे छोटे आपके बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, जिस तरह से हो आपके ग्लाइकोजन। आप सभी को पता है ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, या आप कह सकते हो ग्लूकोज पॉलीमर, ग्लूकोज पॉलीमर, या आपका पाया जा सकता है यहां पर फोस्फेट, और ये मल्टीपल नंबर में पाया जाता है, इसी के लिए हम इसे पॉलीफॉस्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पॉलीफॉस्फेट। सो पॉलीफॉस्फेट का नाम और एक है जिसे हम कहते हैं वोलोटीन, जो कि एंट्रेंस में बहुत आता है। सो वोलोटीन हम पॉलीफॉस्फेट को कह सकते हैं, और वोलोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसे हम कहते हैं मेटाक्रोमेसिया एक्चुअली होता क्या है? पॉलीफॉस्फेट जो ग्रेन्यूल होते हैं वो बहुत विभिन्न तरह के कलर में पाए जाते हैं,
कोई भी प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ग्रेन्यूल्स, पॉलीफॉस्फेट जिसे हम वोलुटिन भी कहते हैं, वो मेटाक्रोमेसिया कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। ये चीज को याद रखिए दोस्तों। पॉलीफॉस्फेट और कुछ प्रकार के एनर्जी या सल्फर आपको दिखने को मिलेगा, या सल्फर पार्टिकल भी आप सभी को ग्रेन्यूल की तरह दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ कुछ बैक्टीरिया में छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल भी पाए जाते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इस तरह से दिखने को मिलते हैं, जो कि मैंने मैग्नीफाइड इमेज बना के रखा है। सो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, याद रखिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रकार के गैस पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ गैस, दिस बैक्टीरिया कैन फ्लोट अबव द वाटर, विच हेल्प टू गैदर सनलाइट विच रिक्वायर इन फोटोसिंथेसिस। ये चीज याद रखिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो कि वेसिकल पाए जाते हैं वो फिल होते हैं गैस के द्वारा, जो कि सहाय करते हैं फ्लोट करने के लिए और लाइट कैप्चर करने के लिए। उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये मूव करने का रीजन होता है उन लोग के बॉडी के अंदर जो वेसिकल्स पाए जाते हैं, वो वेसिकल्स के अंदर में कुछ प्रकार के आयन जैसे कि फेरिक ऑक्साइड आयन पाए जाते हैं। और ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फेरिक ऑक्साइड आयन, जिसे हम मैग्नीटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिए दोस्तों, मैग्नीटाइट, जो कि फेरिक ऑक्साइड को कहते हैं हम। Because of the presence of this magnetite ferric oxide ion, this bacteria can move toward the magnetic field, toward the direction of the magnetic field. ये था वेसिकल। दोस्तों ये वीडियो खत्म हुआ। ये था आपका बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। और डिटेल से पढ़ा जा सकता है, जैसे कि फ्लैजिला के आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं हम, फिम्ब्रियाई के भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बारे में पढ़ सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट आज हम, अगर प्रश्न आपके पास आए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया सेल, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। नोट्स बनाइए जिस तरह से मैंने बनाया, ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा बनाने के लिए और लेबल करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा कमेंट में, या एक नया वीडियो बना के मैं आपको उत्तर दूंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लास्ट तक आप पहुंच गए हो देखते देखते वीडियो, तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक यूनिट 2 का। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो पेपर है, जो सिलेबस है, ये मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।